नमस्कार। आज के बजट विश्लेषण परिचर्चा में हमारे खास मेहमान पत्रकारिता जगत की जानी मानी शख्सियत श्री शिशिर सिन्हा सर होंगे। शिशिर सर पत्रकारिता के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का व्यापक अनुभव रखते हैं। सर अब तक 24 बजट कवर कर चुके हैं। इस कड़ी में सर विभिन्न वित्त मंत्रियों के साथ अपना मंतव्य साझा कर रहे हैं। इस परिचर्चा में हम सर के साथ बजटीय मुद्दों को सिविल सर्विसेज परीक्षाओं की दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि उन परीक्षाओं से जुड़े विद्यार्थियों को भी सर के व्यापक अनुभव का लाभ मिल सके और बजटीय कठिनाइयों को आसानी से समझ सके। अब सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर सबसे पहले हम प्रतिस्पर्धियों की ओर से बजट एनालिसिस परिचर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। सर हम शुरुआत बजट के बेसिक पक्षों से करना चाहेंगे, ताकि बजट किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को दिशा एवं दशा प्रदान कर पाए। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमारी जो बजटीय व्यवस्था है वो किस तरीके से काम कर हम सभी जानते हैं कि हमारा जो संसद है वो वेस्टमिनिस्टर मॉडल के ऊपर आधारित है। वेस्टमिनिस्टर मॉडल का मतलब क्या होता है कि उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि तय करेंगे कि जनता पर कितना कर लगाया जाना है और जितनी जनता पर किस तरीके से खर्च होना है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो बजट की प्रक्रिया होती है इसमें लोकसभा की भागीदारी काफी अहम होती है, क्योंकि लोकसभा में ही बजट पेश होता है। हाँ, विशेष परिस्थितियों में राज्यसभा में किया जाता है, इसके लिए भी संविधान में प्रावधान किया गया है, लेकिन बहुत ही वो विशेष परिस्थिति है और वो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद होता है। तो लोकसभा में पेश करने के पीछे सबसे बड़ी सोच जो होती है वो वेस्टमिनिस्टर मॉडल है। और दूसरी बात यह है कि बजट के ऊपर जो चर्चा है, बजट के ऊपर जो बजट की पारित कराने की प्रक्रिया है, ये सारा कुछ लोकसभा में है। राज्यसभा में उस पर बहस होती है। राज्यसभा उसमें बदलाव के लिए अपने सुझाव दे सकती है, लेकिन राज्यसभा उसमें बदलाव नहीं कर नहीं, सकती है और बिल्कुल। राज्यसभा उसे वापस कर। अब अगर इस साल के बजट की हम लोग बात करें, जो कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, देखिए एक बात हम ये साफ तौर पे कहना चाहेंगे कि इस बजट को लेकर के बहुत सारी धारणाएं थी। सबसे पहली धारणा क्या थी कि ये इस सरकार का जो मौजूदा कार्यकाल है इसमें ये पूर्णकालिक आखिरी बजट है। ये जी, बिल्कुल सही है। बिल्कुल। दूसरी बात ये कहेंगे कि अगले वर्ष जो बजट आएगा वो अंतरिम बजट अंतरिम आएगा, बजट वो होगा। भी सही है। अब लेकिन जो बात ये कही जा रही थी कि चुनावी माहौल को देखते हुए क्या बजट जो है वो राजनीति से प्रभावित होगा या अर्थनीति से प्रभावित होगा, या राजनीति और अर्थनीति का संयोजन होगा। तो अभी तक जो हमने बजट के जो बारीकियों को समझने की कोशिश की है और उसके हिसाब से ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि अभी भी अर्थनीति ज्यादा इस बजट पर हावी। तो आपकी बातचीत को आगे बढ़ाने के पहले हम चाहेंगे कि एक पीपीटी आपकी ले जाए, ताकि जो हमारे सर। प्रतिभागी हैं उनको काफी मदद मिलेगी। अब देखिए, इसमें सबसे पहली बात जो है, हम बजट में चार मुद्दों के ऊपर हम जब बजट की चर्चा शुरू करते हैं तो चार मुद्दों पर ध्यान दें। सबसे पहला जो मुद्दा है, ये खास बातें क्या है। ठीक है। तो देखिए, ये जैसा मैंने कहा कि ये मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है और 2024 में पहले अंतरिम बजट आएगा और फिर चुनाव के बाद एक पूर्ण बजट आएगा। अब जो तीसरा मुद्दा है उसको आप गौर से देखेंगे तो हमने ये कहा है कि नियम जो है वो अंतरिम बजट में किसी भी तरह की बड़ी घोषणा करने पर रोक नहीं लगाता। परंपरा कहती है कि आप नई घोषणा ना करें। तो ये हमेशा ये नियम और परंपरा के बीच में संघर्ष चलता रहता है। और हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जब 2019 में तत्कालीन जो कार्यवाहक वित्त मंत्री थे पीयूष गोयल साहब, उन्होंने जो अंतरिम बजट पेश किया था उसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा, और बिल्कुल। उसको लेकर के ये कहा गया था कि बजट में इस तरह की घोषणाएं नहीं की जा सकती है। लेकिन एक बार फिर मैं स्पष्ट करता हूं कि फरवरी की पहली तारीख को सरकार अगर पूर्ण बहुमत की सरकार है, चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, चुनाव की आचार संहिता लागू नहीं हुई है, तो वो सरकार के पास वो पूरा अधिकार है कि वो बजट में किसी भी तरह की घोषणा कर सके। नियम इसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाता है। ये हमको ध्यान में रखना। ठीक अब है। दूसरी बात आई कि बजट में जो इस वर्ष बजट पेश किया गया है, इसमें अर्थव्यवस्था को लेकर के तीन खास बातें क्या है।
सबसे पहली जो चीज होती है जिस पर हम लोग की नजर होती है अर्थशास्त्र के छात्र होने के नाते, कि अर्थव्यवस्था का आकार क्या है। तो अर्थव्यवस्था का आकार जो है वो 301.75 लाख करोड़ रुपए का कहा गया है। और अगर हम लोग इसमें विकास दर की बात करें तो विकास दर को हम लोग दो तरीके से देखते हैं। एक होता है सांकेतिक और दूसरा होता है वास्तविक। सांकेतिक को हम लोग अंग्रेजी में नॉमिनल ग्रोथ रेट कहते हैं और वास्तविक को रियल ग्रोथ रेट कहते हैं। ठीक है। तो एक छात्र होने के नाते आपको ये समझना चाहिए कि जो सांकेतिक विकास दर होता है उसमें महंगाई दर जुड़ा हुआ होता है, जो कि वास्तविक ब्याज दर जो होता है, वास्तविक जो विकास दर होती है उसमें महंगाई दर घटा दिया जाता है। तो इस बजट में जो सांकेतिक विकास दर जो नॉमिनल ग्रोथ रेट है वो 10.5% का है। और एक अनुमान है कि जो वास्तविक जो विकास दर है वो 6.5 होगी, यानी कि जो महंगाई दर है वो 4% यहाँ पर लिया गया है। ठीक है। तीसरी बात जो है, अगर आपको याद हो कि 31 तारीख को जिस दिन आर्थिक सर्वेक्षण आया था उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के विकास दर के अनुमान भी जारी किए थे, जी संशोधित सर। अनुमान दर। और उसमें उन्होंने कहा था कि 2023-24 में भारत की विकास दर 6.1% रह सकती है, 1% रह सकती है। और 2024-25 में विकास दर जो है 6.8% पर पहुंचेगी। तो एक तरीके से आप देखिए कि जो आईएमएफ का अनुमान है और जो भारत सरकार का अनुमान है उसमें भले ही 40 जो है बेसिस पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं उसका अंतर है, लेकिन वो काफी हद तक बराबर। अब जो तीसरा मुद्दा हम बजट में देखते हैं कि बजट का आकार क्या है, यानी कि जो सरकार का जो खर्च है वो कितना होगा। तो एक चीज यहां पर मैं स्पष्ट और करना चाहूंगा कि आम आदमी के बजट और सरकार के बजट में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है कि आम आदमी जब बजट पहले बनाता है तो उसमें वो अपनी आमदनी को पहले देखता है, फिर खर्चे की बात करता है। सरकार पहले खर्चे की बात करती है और फिर आमदनी का उपाय ढूंढती है। तो ठीक है। इसीलिए सरकार का बजट जो है वो ज्यादा घाटे का होता है। तो अभी अगर हम लोग 2023-24 के बजट की बात करें तो उसका आकार लगभग 45 लाख करोड़ रुपए का है। और अगर हम 2022-23 के संशोधित अनुमान से तुलना करें तो ये 7.5% ज्यादा है। और अगर बजट अनुमान से करें तो 14.4% ज्यादा है। जो तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर अर्थशास्त्रियों की पैनी नजर होती है वो होती है राजकोषीय घाटा, यानी कि फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट हम सभी जानते हैं कि सरकार की जो आमदनी है और जो खर्च है उनका बीच का अंतर। तो 2022-23 में हमारा जो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है वो 6.4% रहने का ही अनुमान है। और 2023-24 में ये 5.9% का अनुमान है, यानी कि 6% के नीचे। ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। और इसके साथ ही साथ आगे के लिए भी जो है वो व्यवस्था बनाई गई है कि अगले 2 साल के भीतर, 3 साल के भीतर हमारी जो राजकोषीय खजाने का घाटा होगा वो 4.5 से नीचे आएगा। अब आप चौथे वाले कॉलम पे जाइए जहां पर खर्चे और कमाई की बात कही गई है। इस पूरे बजट में एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपका पूंजीगत खर्च यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, वो 10 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है। और ये हमारी सकल घरेलू उत्पाद के 3% से भी ज्यादा का है। इसमें एक और चीज, एक छात्र होने के नाते एक और चीज आपको देखना चाहिए। एक और हेड होता है जिसको कहा जाता है कैपिटल क्रिएशन, असेट क्रिएशन थ्रू द कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो ग्रांट होता है, अनुदान होता है। वो जो रकम है वो लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा का है। तो कुल जो प्रभावी पूंजीगत खर्च है वो 13 लाख करोड़ रुपए का है। ये अच्छी रकम है। दूसरी तरफ अगर हम लोग कमाई की बात करें, सरकार की कमाई की बात करें, तो लगभग 27.16 लाख करोड़ रुपए का है। यानी कि इसमें जो कर से कमाई होगी, टैक्सेस से कमाई होगी, और जो नॉन टैक्सेस यानी कि आप जैसे रिजर्व बैंक से जो हमको डिविडेंड मिलेगा, बैंकों से हमको डिविडेंड मिलेगा, या डिसइन्वेस्टमेंट होगा, इन सबको अगर दोनों को मिला दिया जाए तो हमारी कमाई करीबन 27 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होने का। और यहाँ पर जो आपका घाटा है वो 17.86 लाख करोड़ का घाटा है। अब अगर बजट की बात को हम लोग देखें तो बजट में अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है उसकी चर्चा खास तौर पे की जाती है। तो अगर आप indiabudget.gov.in जो कि बजट का वेबसाइट है उस पे जाकर के बजट के डॉक्यूमेंट को देखेंगे, जो लगभग 14 डॉक्यूमेंट होते हैं, उसमें एक दस्तावेज जो होता है
जिसको हम लोग कहते हैं बजट हाईलाइट। और बजट हाईलाइट्स में ये आंकड़े हमें देखने को मिलता है। ये आंकड़े क्या बता रहे हैं कि अभी के समय में हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। तो अर्थव्यवस्था की स्थिति देखने के लिए हम लोग क्या कि किन चीजों पर ध्यान दें। पहला, हमारी विकास दर। दूसरा, हमारी महंगाई दर। तीसरा, हम ये देखें कि हमारी विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति क्या है। चौथा, हम ये देखें कि हमारा जो फंसा हुआ कर्ज है, यानी कि जिसको हम लोग एनपीए या नॉन परफॉर्मिंग एनपीए। असेट कहते हैं, उसकी स्थिति क्या है। फिर हम देखते हैं कि जीएसटी से हमारी औसत कमाई कितनी हो रही है। फिर हम देखते हैं कि पूंजीगत खर्च किस तरीके से बढ़ रहा है। और जो छठा पॉइंट होता है वो होता है हमारी खुदरा महंगाई दर और थोक महंगाई दर की स्थिति क्या है। अब अगर अभी छह जो हम लोग जिसको कहते हैं फंडामेंटल्स या छह जो पैरामीटर्स होते हैं, इसमें विकास दर की हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ पर जो दूसरा बड़ा मुद्दा है वो है जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखिए 2017-18 से बजट में जो इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर है, वो अब उसकी उतनी चर्चा नहीं होती क्योंकि हमारे पास जीएसटी की व्यवस्था है। तो जीएसटी के आंकड़े जो है वो अलग तरीके से हमको देखना पड़ता है। अभी के समय में अगर आप देखें तो जीएसटी से कमाई, जो कि अगर जनवरी के महीने की बात करें तो 1.50 यानी कि लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है। और ये अब तक का जो सेकंड हाईएस्ट जो जिसको कह रहे हैं, यानी कि जीएसटी से कमाई काफी अच्छी स्थिति में। दूसरी तरफ फंसा हुआ कर्ज यानी कि एनपीए देखे तो उसमें हम गिरावट देख रहे हैं। और तीसरा, जो कि अगर हम लोग खुदरा महंगाई दर और थोक महंगाई दर, यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और प्रोड्यूसर इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स देखें, तो वो दोनों लगभग मर्ज हो रहे हैं 5.7 5.8% के करीब में। ये एक अच्छा संकेत इस संदर्भ में है कि खुदरा महंगाई दर पर थोक महंगाई दर के बढ़ने का असर अभी फिलहाल जो दिख रहा था वो अब काफी हद तक कम होगा। यानी कि खुदरा महंगाई दर बढ़ने की जो आशंका होती है वो थोड़ी सी कम हो गई है। अब हम काफी हद तक नियंत्रित स्थिति में रह सकते हैं। लेकिन हमारे लिए चिंता का विषय ये है कि ये अभी भी 4% से ज्यादा है। 4% क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो हमारा इन्फ्लेशन रेंज है, टारगेटेड इन्फ्लेशन जिसको हम लोग कहते हैं, वो 2 से 6 का है, जिसमें मीडियन रेट 4% का होता है। तो अभी तक ज्यादा समय हमने देखा कि 6% के ऊपर चल रही थी, तो पहला तनाव तो वो था। अब 6% के नीचे आ गया, तो हमारे लिए दूसरा तनाव का जो मुद्दा है वो ये कि 4% से कब तक ये नीचे आ पाता है। जब वो नीचे आएगा तो हमारे लिए एक राहत की बात होगी। और ब्याज दर के बढ़ने की जो बात होती है वो काफी हद तक वो खतरा जो है वो कम हो जाएगा। तो अभी भी थोड़ा ब्याज दर बढ़ने की आशंका जो है वो बनी हुई है। और इसीलिए ये महंगाई दर के ऊपर हमारे लिए चर्चा करना जरूरी है। अब जब हम बजट पर जो तीसरी बात देखते हैं कि बजट का विजन क्या है, दृष्टिकोण क्या है। अब बजट के दृष्टिकोण को देखें तो इस बजट में एक शब्द इस्तेमाल किया गया, सप्त ऋषि। सप्त ऋषि यानी कि 7 ऋषियों का जो समागम है। और उन 7 ऋषियों में 7 जो सप्त ऋषि की बात की गई, उसमें अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का क्या हुआ मतलब कि विकास समावेशी हो, विकास का फायदा सभी को मिले। दूसरी तरफ हम रीचिंग द लास्ट माइल यानी कि अंत्योदय के लक्ष्य को हासिल करें, यानी कि समाज के आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसको भी जी विकास सर। का फायदा मिले। तीसरा, यूथ पावर। देखिए इस समय हम लोग बार बार कहते हैं जनसांख्यिकी लाभांश, यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। तो उनके लिए हम किस तरीके से रोजगार के साधन हम मुहैया कराएं, उनके लिए हम किस तरीके से काम का माहौल बनाएं, उनके लिए हम उद्यमिता के मौके किस तरीके से मुहैया कराएं, तभी जाकर के वो अर्थव्यवस्था में ज्यादा योगदान कर पाएंगे। चौथा, वित्तीय क्षेत्र। इस समय आपको भी पता है कि वित्तीय क्षेत्र काफी चर्चा में है एक खास कंपनी की वजह से। तो वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता अर्थव्यवस्था की विकास दर को बढ़ाने में काफी हद तक मदद करती है। फिर अब चूंकि दुनिया भर में इस बात की चर्चा है कि आपका कार्बन इमिशन कैसे कम हो, तो विकास बढ़े लेकिन प्रदूषण उसके ज्यादा रफ्तार से बढ़े, वो आपके लिए ज्यादा नुकसान कर सकता है। तो इसीलिए अब विकास की अवधारणा में हरित शब्द यानी कि ग्रीन ग्रोथ की बात ग्रीन की ग्रोथ। जा रही है। उसके बाद है अनलिशिंग द पोटेंशियल, यानी कि जो आपकी संभावनाएं हैं
विकास में जो कुछ भी संभावना है उसका आप कितना दोहन कर सकते हैं। और जो सातवां पॉइंट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि बुनियादी सुविधाएं बेहतर हो और निवेश का माहौल बेहतर बने। अब एक एक प्रतिभागी के लिए, एक छात्र के लिए इन आंकड़ों को देखना बहुत जरूरी होता है। ये आंकड़े हमें कहाँ मिलते हैं? ये आंकड़े मिलते हैं हमें बजट एट अ ग्लांस से। और इन आंकड़ों में हम क्या देखते हैं? इन आंकड़ों में हम देखते हैं कि बीते साल से इस साल की स्थिति कैसी रही। अमूमन क्या होता है कि सरकार यहां पर कई बार तुलना जब करती है तो कई बार संशोधित अनुमान से बजट अनुमान का करती है। आपको क्या करना है? आपको करना है बजट अनुमान से बजट अनुमान की तुलना करनी है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में आप देख सकते हैं कि संशोधित अनुमान से बजट अनुमान कितना ज्यादा बढ़ा है। लेकिन तुलना अगर करना हो तो आप बजट अनुमान से करें, क्योंकि बीई और बीई तुलना की जाती है। सरकार कई बार करती है कि कुछ मामलों में वो आर ई वर्सेस बी कर देती है और फिर बी वर्सेस बी कुछ मामलों में कर देती है। आप एक प्रतिभागी होने के नाते बीई वर्सेस बी देखेंगे। इन आंकड़ों में आपको क्या देखना है? पहला, कुल बजट का आकार। दूसरा, खर्च कितना है, और उस खर्च में भी पूंजीगत खर्च यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है। उसके बाद आप देखोगे कि कमाई कितनी है, और उस कमाई में भी आप किसको देखोगे कि कर से कमाई कितनी ज्यादा है। तो कर से कमाई जितनी ज्यादा बढ़ेगी वो आपके लिए उतनी ही बेहतर स्थिति है। उससे आपको फायदा क्या होगा कि जो आपके राजकोषीय खर्च का जो घाटा होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है, उसको नियंत्रण करने में आपके पास साधन उपलब्ध होते हैं। नहीं तो आपको क्या होता है कि ज्यादा उधारी लेनी पड़ती है। और ये हमारे लिए आज के दिन में सबसे बड़ी समस्या है। क्यों सबसे बड़ी समस्या है उसको आप अगले स्लाइड में देख सकते हैं। अब ये जो दो आपके पास पाई चार्ट आया है, इस पाई चार्ट में पहला अगर आप पाई चार्ट देखें तो वो ये बता रहा है कि पैसा आता कहां से है, कहाँ से? और दूसरा पाई चार्ट बता रहा है पैसा जाता कहां। तो आप अगर पहले पाई चार्ट पे देखें तो एक अगर जो नीले रंग का जो आपको दिख रहा है राइट साइड में, उसमें आप देखोगे बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, यानी कि उधारी और अन्य देयताओं से आप 35 पैसे, 1 रुपए जो आप जुटा रहे हैं उसमें 35 पैसे जो है वो आप उधारी और अन्य देयताओं से जुटा रहे हैं। ये आपके लिए अच्छी स्थिति नहीं है। क्यों अच्छी स्थिति नहीं है? क्योंकि उधारी पर निर्भरता अगर ज्यादा बढ़ती है तो जो कुछ भी आप कमाएंगे वो उसका ज्यादा हिस्सा उसकी चुकाने पे चला जाएगा। तो अगर आप दूसरे चार्ट पे नजर डालें तो 20 पैसा, यानी कि 1 रुपए की जो आप खर्च कर रहे हैं 1 रुपए का, उसमें से 20 पैसा आप ब्याज चुकाने पे कर रहे हैं। यानी कि आपके पास 80 पैसे बचते हैं 1 रुपए के खर्च करने के लिए। तो आपके लिए काफी बहुत ही, जिसे कहा जाए कि विपरीत परिस्थिति बन जाती है। और ये हमारे लिए आज के दिन में सबसे बड़ी चुनौती है कि हम उधारी को कैसे कम करें। आप बजट के दस्तावेजों में कई आंकड़े ऐसे होते हैं जिनको आमतौर पर लोग नहीं देखते हैं, लेकिन हम लोग एक अर्थशास्त्र के छात्र होने के नाते जो देखते हैं कि साल दर साल सरकार को कितना पैसा चुकाना है। तो पता चल रहा है कि अगले 5 साल जो है, उन 5 सालों में सरकार को काफी ज्यादा रकम चुकानी है। क्योंकि ये क्या है? आपकी प्रतिबद्धता है। आप सरकार है। आपके लिए उन कंपनियों की तरह, उन निजी क्षेत्र की कंपनियों की तरह विकल्प नहीं है कि आप हाथ खड़े कर दोगे। आपको कहीं ना कहीं से इंतजाम करना होगा। और ये एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है उधारी पर हमारी जो निर्भरता है। अब इससे कैसे निपट सकते हैं? इससे 3 तरीके निपटने के हैं। पहला, आपकी कमाई बढ़े कर से। दूसरा, आपकी अर्थव्यवस्था का विस्तार हो। तीसरा, आप अपने खर्चों पर नियंत्रण करें। तो यानी कि जो हमारा खर्चे का दो हिस्सा है, एक पूंजीगत खर्च है और राजस्व खर्च है। राजस्व खर्च को आप जितना ज्यादा कम कर सकते हैं, जितना ज्यादा उसके ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, वो आपकी लिए स्थिति और बेहतर करेगा। और पूंजीगत खर्च को आप बढ़ाइए और पूंजी से पूंजी बनाने की प्रक्रिया को तेज करिए, तो आपकी अर्थव्यवस्था का विकास होगा। कर से कमाई बढ़ सकती है। तो घाटे को कम करने के लिए भले ही कोई मैजिक बुलेट ना हो, इस उधारी को कम करने के लिए भले ही कोई मैजिक बुलेट ना हो, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था आपके सामने है जिसके जरिए आप इन दोनों पाई चार्ट में जो आप देख रहे हैं उसको, आप उसका जो आकार है वो कम कर सकते हैं। अब घाटा को पाटने के लिए हम लोग कर क्या रहे हैं? आप अगर इस स्लाइड में नीचे वाला आप अगर पोर्शन देखें तो इसमें हमारा है कि किस तरीके से हम घाटे को पाट रहे हैं। अब टोटल जो हमारा
दोनों खर्च और कमाई के बीच का अंतर था, वो लगभग 17.17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा था। इसमें से हम अगर बाजार से उधारी 15 साढ़े 15 लाख करोड़ ले रहे हैं, उसमें से कुछ पैसा तो वो चला जाएगा चुकाने में, जो पुराने हमारे कर्ज है। तो अब वहां से जो बचता है, जिसको हम लोग कहते हैं निबल, यानी कि शुद्ध नेट, जिसको हम लोग कहते हैं नेट जो बोरोइंग है, वो आप इस पे अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 12,30,000 रुपए का है, यानी कि एक बड़ी रकम। और उसमें दो तरीके का इंस्ट्रूमेंट आप देखोगे, एक तो होता है जिसको हम लोग कहते हैं डेटेड सिक्योरिटीज, और दूसरा हम लोग कहते हैं ट्रेजरी बिल। ये दोनों के बीच अंतर क्या है, आपको आगे की स्लाइड में बताएंगे। दूसरा अगर आप इसमें देखिएगा, वो होता है जो छोटी बचत योजना है। छोटी बचत योजना है जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र, आपके जो पोस्ट ऑफिस स्कीम्स होते हैं, उनसे जो सरकार पैसा जुटाती है, वो पैसा भी सरकार की उधारी में शामिल हो जाता है। अब सरकार के लिए इन दोनों में एक संतुलन बनाना होता है कि आप बाजार से उधारी कम लीजिए, ताकि बाजार से उधारी कम लेने के आपके फायदे क्या है। जब बाजार से उधारी कम लेंगे तो निजी क्षेत्र के लिए जब कर्ज लेने की बात हो तो उनके लिए संसाधन ज्यादा उपलब्ध। अब निजी क्षेत्र के लिए अगर संसाधन की कमी हो जाएगी तो बाजार में ब्याज दर बढ़ने का खतरा होता है। और ब्याज दर बढ़ने के खतरे में केवल निजी कंपनियां प्रभावित नहीं होती है, हम आप भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि हमें जो आपको घर का कर्ज लेना हो, हम आपको जो शिक्षा के लिए कर्ज लेना हो, उस पर हमको ज्यादा ब्याज दर चुकाना होगा। तो ये जो फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा जो है, ये कहने को अर्थशास्त्री के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हम आप यानी कि आम आदमी भी जो है वो इससे प्रभावित होता है। छोटी बचत योजनाओं की बात करें तो आपको याद होगा कि इस बजट में सरकार ने एक महिलाओं के लिए विशेष छोटी बचत योजना लाने का ऐलान किया है। बुजुर्गों के लिए जो डाकघरों में बचत योजनाएं हैं, उनमें ज्यादा रकम जमा कराने की सुविधा दी है। इन सब का मकसद ये है कि छोटी बचत योजना से हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसे आए, बजाय इस बात के कि हम बाजार से ज्यादा उधारी लें। ये इन दोनों के बीच का अंतर है। अब अगर आप घाटे को पाटने के लिए जो हम प्रतिभूतियां यानी कि जो सिक्योरिटी जारी करते हैं, इसमें मूल रूप से चार तरीके के होते हैं। पहला अगर आप देखोगे, जिसको हम लोग कहते हैं डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये डेटेड जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, ये 1 साल से लेकर के 40 साल तक के लिए जारी किया जाता है। हर पर एक निश्चित ब्याज दर होता है। ये बाजार में खरीद फरोख्त जैसे शेयर आप करते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। जब मियाद पूरी होती है, टर्म पूरा होता है, तो आपको मूल रकम जो है वो पूरी तरह से वापस हो जाता है। मूल और ब्याज दोनों की गारंटी सरकार की होती है। और आपके पास एक विकल्प ये भी होता है कि आप तय समय के पहले इसको बेच करके निकल जाए। इसको हम लोग कहते हैं जीसे, डेटेड सिक्योरिटी। आप देखोगे कि आज के दिन में जब कभी भी मुद्रा बाजार की बात आती है, मुद्रा बाजार में इसकी खरीद फरोख्त होती है। और ये खरीद फरोख्त जो होती है, वहां पर जो दरें होती हैं, उस दर से ब्याज दर की दशा दिशा भी प्रभावित। दूसरी तरफ है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल और डेटेड सिक्योरिटीज में डिफरेंस क्या है? डेटेड सिक्योरिटीज में क्या होता है, ब्याज दर दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है, जबकि ट्रेजरी बिल में ब्याज नहीं दिया जाता है। ट्रेजरी बिल की जो मियाद होती है वो 1 साल से कम के लिए होती है। और ये तीन जो है मियाद में जारी की जाती है, 91 दिन का है, 182 दिन का है, और 364 दिन का है। ये जो सिक्योरिटीज होती है, ये डिस्काउंट पे जारी किया जाता है। जबकि आप इसको जब इसकी मियाद पूरी होकर के आप जब वापस इसे लेते हैं, तो आपको फेस वैल्यू पे दिया जाता है। इसके अंतर को आप इस तरीके से समझिए, 100 रुपया उसका अंकित मूल्य, आपको जब लेना हो तो वो आपको 90 रुपए का मिलेगा या 94 रुपए का मिलेगा। और जब आप वापस करने जाएंगे तो आपको 100 रुपए मिलेगा। तो बीच का अंतर क्या हुआ, 10 रुपए ये आपकी कमाई है। तो डेटेड सिक्योरिटीज में ब्याज है, ट्रेजरी बिल में ब्याज नहीं है। डेटेड सिक्योरिटीज 1 साल से 40 साल के लिए है। ट्रेजरी बिल जो है वो 1 साल से कम समय के लिए, तीन तरीके से तीन मियाद वाली होती है। दो और इंस्ट्रूमेंट जो अब जुड़ गए हैं सरकार की उधारी के लिए, एक है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड और दूसरा है सोवरिन ग्रीन बॉन्ड। सोवरिन ग्रीन बॉन्ड जो है वो इस साल पहली बार जारी किया गया है, 16,000 करोड़ रुपए का।
और ये ग्रीन बॉन्ड जो है वो खास तरह की परियोजनाओं में इसका पैसा लगेगा, जो प्रदूषण को कम करने में, पर्यावरण की सुरक्षा में मदद करेंगे। दूसरी बात यह है कि ये सोवरिन ग्रीन बॉन्ड या सोवरिन गोल्ड बॉन्ड से जो पैसा होता है, ये सरकार की कुल उधारी का हिस्सा है। यानी कि जो 14-15 लाख करोड़ रुपए सरकार जुटाने वाली है, उसमें ये दो बॉन्ड भी शामिल है। यानी कि आपके पास क्या है, डेटेड सिक्योरिटीज है, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड है, सोवरिन ग्रीन बॉन्ड है। तीनों की मेच्योरिटी यानी कि तीनों की परिपक्वता की अवधि अलग अलग है। जैसे डेटेड सिक्योरिटीज में मैंने आपको कहा 1 से 40 वर्ष के लिए है, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में 8 वर्ष के लिए है, सोवरिन ग्रीन बॉन्ड में अभी 10 वर्ष के बॉन्ड जारी किए जा रहे हैं, और सभी में ब्याज दर की अलग अलग व्यवस्था है। तो ये 4 तरह के इंस्ट्रूमेंट है जो सरकार को बाजार से पैसा जुटाने में मदद करती है, जिससे कि वो बजट की जरूरतों को पूरा कर सके। अब इसके बाद जो अगला स्लाइड, जो अगले आंकड़े को हम लोग देखते हैं बजट में, वो ये है कि अलग अलग क्षेत्रों में कितना खर्च किया जा रहा है, खर्च में किस तरह की कटौती है। तो आप यहाँ पे देखिए, आपके पास 4 कॉलम है। एक है वास्तविक, फिर है आपका बजट अनुमान, फिर है संशोधित अनुमान, और फिर है बजट अनुमान। आपको क्या करना है, आपको बजट अनुमान से तुलना करना। तो जैसे इसमें हम लोग 3 सब्सिडी की बात करें, फर्टिलाइजर, फूड एंड फ्यूल, जिसको हम लोग CF कहते हैं, ये सब्सिडी सबसे बड़े सब्सिडी। तो आप देखोगे कि जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी है, जो इस वर्ष संशोधित अनुमान में काफी ज्यादा दिख रहा है, वो आपके बजट अनुमान में कम दिखेगा। क्यों? क्योंकि खाद की कीमत जो है अंतरराष्ट्रीय बाजार में घट रही है। दूसरी तरफ जो खाद्य यानी कि फूड की हम लोग बात करें, आपको पता होगा कि 1 जनवरी से जो प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना और जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो दिया जाता है, वो दोनों मिला दिया गया है। इसकी वजह से आपको वहां पर जो आंकड़े दिख रहे होंगे, वो अंतर दिख रहा होगा। तीसरा, अगर फ्यूल की बात करिए, जो कि ईंधन की बात करें, आपको पता है पेट्रोल डीजल पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है। रसोई गैस के सिलेंडर पे भी जो मिलता है, वो मूल रूप से उज्ज्वला के लिए दिया जाता है। बाकी लोगों के लिए सब्सिडी जो है वो लगभग खत्म हो चुकी है। तो इसीलिए आपको फ्यूल की जो सब्सिडी है वो बहुत कम दिखेगी। एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि हमने 2022-23 में देखा कि जो फर्टिलाइजर सब्सिडी जो शुरू में खाद के ऊपर जो सब्सिडी शुरू में की गई थी, वो दुगना हो गया। बात शुरू में 1,05,000 करोड़ रुपए का था, और उसके बाद जो था ये बढ़ करके 2,35,000 करोड़ रुपए पे पहुंच गया। उसके बाद हम लोग अलग अलग जो है स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर हम लोग देखते हैं। अगला जो अगर आप देखेंगे, आज के दिन की जो चर्चा हो रही है, वो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है जो इनकम टैक्स के दरों की नई व्यवस्था है। और ये एक अलग चर्चा इसलिए है क्योंकि पुरानी टैक्स व्यवस्था में हमको बचत और निवेश के लिए राहत में अलग अलग तरीके के प्रोत्साहन दिए जाते थे, जो नए में नहीं होगा। तो अब जब आप चर्चा करोगे, तो आपके लिए क्या देखना है कि किसमें फायदा है। ये फायदा आप कैसे जान सकते हो? ये फायदा दोनों में कैलकुलेशन के तरीके से। ये कैलकुलेशन का तरीका आपको कैसे पता चलेगा? अलग अलग जो बैंक, अलग अलग जो टैक्स के जो वेबसाइट्स हैं, वो कैलकुलेटर भी प्रोवाइड करते हैं। आप उस कैलकुलेटर पे जाकर के देख सकते हो कि पुराने में फायदा है या नए में फायदा है। यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में बचत और निवेश में एक बड़ा आकर्षण होता है टैक्स में छूट, कर में छूट। अब यदि कर में छूट आपको ना लेने को कहा जाए और कहा जाए नई टैक्स व्यवस्था को अपनाइए, तो एक बार आप सोचेंगे जरूर। लेकिन ये पूरी तरह से एक कहे कि इस समय में बहस का, इस समय में एक चर्चा का एक बड़ा मुद्दा है। इसके बाद जो आखिरी स्लाइड में आपके सामने रख रहा हूं, वो है इंक्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशी विकास। और समावेशी विकास में जो सबसे ज्यादा जिस मुद्दे को वित्त मंत्री ने जिसको हाईलाइट किया, वो था कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो 2014 से 2022 के बीच में 2 गुनी हो चुकी। दूसरा जो मुद्दा उन्होंने उठाया कि इन 9 वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लगभग 3.7 लाख डॉलर यानी कि ट्रिलियन डॉलर, 3.7 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है। और इसके अलावा अलग अलग उन्होंने आंकड़े दिए कि किस तरीके से समावेशी विकास बढ़ रहा है। तो बजट का जब आप अध्ययन करेंगे, तो ये मैंने आपके सामने से कुछ आंकड़े रखे। वित्त मंत्री का जो भाषण होता है उसको गंभीरता से देखिए, और 2 डॉक्यूमेंट, एक होता है बजट एट अ ग्लांस
और दूसरा होता है बजट हाईलाइट। इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बजट की कई बारीकियों को आपको समझने में मदद मिलेगी। बाकी जो दस्तावेज हैं वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए बजट की खास तौर पे समझना हो तो 3 डॉक्यूमेंट पे नजर रखिए। पहला बजट भाषण, दूसरा बजट एट अ ग्लांस और तीसरा बजट हाई। आपने बजट के बारे में पूरे विस्तार से बेसिक जानकारी सभी स्टूडेंटों को आपने बताई। तो सर इससे आगे मैं थोड़ा सा बढ़ता हूँ, तो मैं बजट को जिस तरीके से देखता हूँ, तो सर वर्तमान वर्ष का जो बजट है, इस इन्फ्लेशन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि बजट में घाटे का वित्तीय व्यापक स्तर पर किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। तो सर आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, बजट का जो आकार है, जो 45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है, इसमें अगर सरकार ज्यादा खर्च करती है, यानी कि सरकार बाजार में ज्यादा पैसा दे रही है, तो इससे एक खतरा ये जरूर हो जाता है कि कहीं इससे महंगाई दर पर असर ना पड़े। लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि वो पैसे कहाँ दिए जा रहे हैं। वो पैसे अगर मान लीजिए कि जैसे पूंजीगत खर्च में ज्यादा हो रहा है, तो वो महंगाई दर पर उस तरीके से असर नहीं डालता। लेकिन हाँ, यदि लोगों के हाथ में पैसे दिए जा रहे हैं या राजस्व खर्च जो है वो काफी ज्यादा है, उन सब कारणों से आपकी महंगाई दर पर असर पड़ सकता है। तो इसीलिए अभी की परिस्थिति में जो 45 लाख करोड़ रुपए का बजट है, उसमें एक बड़ी रकम जो है, जो लगभग 13 लाख करोड़ रुपया प्रभावी तौर पर देखी जाए, वो पूंजी खर्च के ऊपर है। तो इसलिए महंगाई बढ़ाने वाला ये बजट नहीं होगा। अगर महंगाई बढ़ाने वाला बजट होता, अगर हम सब्सिडी की रकम काफी ज्यादा बढ़ा दिए होते, या फिर हम इनकम टैक्स में या दूसरे कर में रियायत देकर के लोगों के हाथ में अतिरिक्त पैसे दिए होते, तो शायद ज्यादा महंगाई बढ़ती। वो परिस्थिति इस बजट में उस तरीके की दिख नहीं है। सर वर्तमान जो सरकार है, पिछले 10 वर्षों से समावेशी विकास के अवधारणा पर बहुत अधिक बल दे रही है, ऐसा आपने भी देखा होगा। इसके बावजूद भारत में आर्थिक असमानता निरंतर बढ़ती जा रही है। वर्तमान वर्ष का बजट असमानता को कम करने में किस प्रकार से मददगार साबित होगा? अभी ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार 84% भारतीय परिवारों की आय में गिरावट देखी गई है। वहीं दूसरी ओर अपन देखते हैं तो भारत में जो अरबपतियों की संख्या है, 102 से लेकर 142 हो चुकी है। तो सर ये अंतर क्या सरकार इसे कम कर पाएगी? दो बातें आपने कही है। एक तो जो आप बात कर रहे हैं अरबपतियों की बात करें, और दूसरी तरफ जो आर्थिक असमानता है। देखिए, इसमें अगर आप एक चीज देखें कि प्रति व्यक्ति आय जिस तरीके से लगातार बढ़ी है, वो समावेशी विकास भले ही उससे पूरे लक्ष्य को हासिल करने में आप शायद कहें कि नहीं हो पाया है, ये बात हो सकती है, लेकिन अभी भी क्या है कि देश में एक बड़ा तबका है जिसको हम लोग मिडिल क्लास कहते हैं। हम लोग एक तरफ बात करते हैं अरबपति की, एक तरफ बात करते हैं जो बिल्कुल गरीब, लेकिन जो बीच का तबका है, मध्यम वर्ग का तबका है, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिनकी आबादी 30 करोड़ 35 करोड़ के लगभग में है, जी बिल्कुल। जो समाज में बड़े पैमाने पर खर्च करता है। तो एक उस वर्ग की हम बात करें। दूसरी तरफ अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, दूसरी ओर अगर हम देखते हैं कि जो समाज के आखिरी पायदान तक पहुंचाने की कोशिश में, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करें, वो कहीं ना कहीं समावेशी विकास के कुछ लक्ष्य को, हम ये नहीं कहेंगे कि पूरी तरह से हासिल हो गया है और बिल्कुल समाज में असमानता खत्म हो गई, ये गलत होगा कहना। लेकिन हाँ, वो अंतर कम हुआ है। और हमको इस चीज में हमेशा ध्यान रखना है कि मध्यम वर्ग की अगर आबादी बढ़ रही है, उस आबादी के ऊपर भी हमको नजर रखना है कि वो आबादी कितनी ज्यादा हो रही है। तो आप आर्थिक असमानता है, अंतर कम हुआ है, जो बीच का अंतर था वो कम हुआ है। और अब आगे चल करके स्थिति कैसे बनेगी, उसमें दो बातों पे हमको ध्यान रखना है कि कहीं कोविड जैसी परिस्थिति दोबारा ना बने, क्योंकि कोविड महामारी ने समाज में असमानता को और बढ़ावा दे दिया। इसके अलावा कई नीतियों को लेकर के अलग अलग समय पर बात की जाती रही, चाहे नोटबंदी की बात करें या जीएसटी की बात करें, उसकी वजह से भी कहा जाता रहा है कि कुछ लोगों की आय पर असर पड़ा। हो सकता है कि कुछ लोग की आय पर असर पड़ा होगा, कुछ व्यवसाय पर असर पड़ा होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे देश में व्यवसाय बड़े पैमाने पर अनौपचारिक क्षेत्र में होता है। तो जब अनौपचारिक क्षेत्र में होता है, तो हमें उसके बारे में सही सही तस्वीर सामने नहीं आती है, नंबर एक। दूसरा, कई तरह की जो योजनाएं होती हैं उनका उनको फायदा नहीं मिल पाता है।
तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उनमें से कुछ के ऊपर असर पड़ा होगा। लेकिन अब ये कहा जाए कि पूरी तरह से इसका असर देखने को नहीं मिला है हमारे बजट का या हमारे विकास की योजनाओं का, वो शायद गलत होगा। हमें संतुलित तौर पर इसको देखना। बिल्कुल। सर, मैं अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि निरंतर बढ़ते हुए डेट जीडीपी रेशो के बावजूद हमारे 45 लाख करोड़ का बजट का एक बड़ा हिस्सा लगभग, जिसमें से 18 लाख करोड़ का ऋण से प्राप्त होता है हमें। ऐसी स्थिति में हमारा डेट डेट जीडीपी रेशो किस प्रकार से नियंत्रित हो पाएगा, और यदि ये नियंत्रित ना हुआ तो अर्थव्यवस्था पर इसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे? दो असर होंगे। सबसे पहला, अगर मैं आपके प्रश्न के दूसरे हिस्से का जवाब दूं, कि अगर आप कर्ज ज्यादा लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो आपकी कमाई होती है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो कर्ज चुकाने या कर्ज पर ब्याज चुकाने में चला जाता है। पर जी हमारे सर। पास जो आंकड़े हैं वो बहुत जाहिर कर रहे हैं कि अभी हम जितना कुछ खर्च करते हैं 1 रुपए में, उसमें से 20 पैसा जो है हमारा ब्याज चुकाने में चला जा रहा है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। नहीं। अब इस अच्छी स्थिति से निपटने के लिए आपके प्रश्न के पहले हिस्से में आए कि हम क्या कर सकते हैं। दो हमारे पास साधन उपलब्ध हैं जिसके जरिए हम इस स्थिति से निपट सकते हैं, इस स्थिति को या इस जो एक इसके जो दुष्परिणाम है उसको कम कर सकते हैं। पहला, कर्ज से कमाई ज्यादा बढ़े। दूसरा, जो गैर जरूरी खर्च है उनको हम नियंत्रित करें, उनको हम कम करें। ये रातों रात नहीं होने वाला, ये इसमें समय लगेगा, लेकिन ये इसके करने के लिए हमें तैयारी बड़े पैमाने पर करनी होगी। कुछ तैयारी हुई है, कुछ जगहों पर गैर जरूरी खर्चों में कमी आई है, हम कर्ज से कमाई में भी बढ़ोतरी देख रहे हैं। लेकिन जो लगातार हमारा जो उधारी आधारित व्यवस्था है उसकी वजह से उधार के मामले में हमारी ज्यादा से ज्यादा रकम खर्च होती जा रही है। और अभी भी अगले आने वाले 5-6 सालों में हमें भारी रकम चुकानी है, जो कि हमने यानी कि सरकार ने जो उधार ले रखा है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। नहीं अब मानी। यही यहाँ पर जरूरत इस बात की होती है कि हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कि हमारी अर्थव्यवस्था का जो विस्तार है, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं आकार, वो और कितनी तेजी से बढ़ता है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि वैश्विक परिस्थितियां इस समय में बहुत ही प्रतिकूल है। आपके निर्यात में कमी हो रही है। निर्यात में जब कमी होगी तो आपके जो विनिर्माण क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसके ऊपर असर पड़ता है। विनिर्माण क्षेत्र पर असर पड़ेगा, उससे रोजगार के मौकों पर असर पड़ता है। तो अर्थशास्त्र में हम लोग एक सिद्धांत का अनुसरण करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं वर्चुअस साइकिल। वर्चुअस साइकिल का हिंदी ये समझ लीजिए कि एक अच्छे से दूसरे अच्छे का होना। एक अच्छा क्या हुआ कि कंपनी का काम बढ़ा, कंपनी ज्यादा लोगों को रोजगार देगी, ज्यादा लोगों को रोजगार देगी, उनके पास पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो वो मांग करेंगे, मांग करेंगे तो वस्तुओं का उत्पादन होगा, सेवाओं की मांग बढ़ेगी। तो ये एक कहते हैं वर्चुअस साइकिल, एक अच्छे से दूसरा अच्छा होना। दूसरी तरफ इसका ठीक उल्टा होता है जिसको हम लोग कहते हैं वीसीएस साइकिल, यानी कि दुष्चक्र, एक बुरे से दूसरे बुरे का होना। अब आपके निर्यात की वजह से विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में कमी आ गई, मैन्युफैक्चरिंग में कमी आ गई, रोजगार के मौके कम हुए, लोगों के हाथ में पैसे कम आए, वो मांग कम करेंगे, मांग कम करेंगे तो कंपनियां अपने उत्पादन को घटाएंगी। तो ये क्या है? दुष्चक्र है। ये हमारे लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस दुष्चक्र के प्रभाव को कैसे कम करें और जो एक अच्छे से दूसरे अच्छे को होना है उसको हम कैसे लाए। आसान नहीं है, क्योंकि वैश्विक परिस्थितियां इस समय हमारे लिए प्रतिकूल है। फिर भी चाहिए कि हमारा घरेलू बाजार इतना बड़ा है तो कुछ ना कुछ मांग बढ़ेगी और जिससे कि उत्पादन की प्रक्रिया में तेजी आएगी। तो इसी वजह से आप अगर 2024-25 के विकास दर को देखें, तमाम एजेंसियों का जो अनुमान है वो 7%, 6.8 से लेकर के 7% तक उन्होंने अनुमान दिया है। और उस अनुमान में एक बड़ी कारण यह है कि भारत में बड़ा कारण यह है कि भारत में मांग बढ़ने का अनुमान है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि चीजें अच्छी होंगी, लेकिन इस समय परिस्थितियां आपके लिए अच्छी नहीं है, नहीं है। अनुकूल नहीं है, जिसकी वजह से ये जो कर्ज की बात है उसमें हमको और परेशानी कुछ समय के लिए उठानी पड़ती बिल्कुल। सर, एक मंत्री महोदय जी ने 2021-22 के बजट में राजकोषीय घाटे को 2025 तक जीडीपी के 4.5% तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया था।
क्या इस प्रकार बढ़ती हुई घाटे की वित्तीय व्यवस्था इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगी? क्या लगता है आपको? देखिए, इस बार के बजट में भी ये बात दोहराया गया है कि 2025-26 तक जो हमारा राजकोषीय घाटा है वो 4.5% से नीचे लाना है। अब ये जो अगला 2 वर्ष है, 2023-24 और फिर आपका 2024-25, ये 2 वर्ष इस बात के में हमें ध्यान रखना है कि जो 2024-25 है उसमें आम चुनाव होने हैं। और 2023-24 की हम अगर बात करें तो कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ये दो चुनाव की वजह से कुछ ना कुछ असर जो है वो सेवाओं पर पड़ेगा, उस पर उपभोग बढ़ेगा, उससे कमाई बढ़ने की जो है जी। उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या ये कर से कमाई इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि आप अपने घाटे को कम कर सके, शायद थोड़ा कहना इस समय में उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये 2 साल ऐसे हैं जिन 2 साल में कर्ज से कमाई बढ़ने का अनुमान है। और दूसरी तरफ खर्च के मामले में सरकार की चुनौती ये होगी कि लोक लुभावन से कैसे बचा जाए, क्योंकि चुनाव के समय में चुनाव। आप कुछ ना कुछ लोक लुभावन तो करेंगे ही करेंगे। वो लोक लुभावन करेंगे तो आपको जो अतिरिक्त कमाई होगी उसका एक बड़ा हिस्सा आपकी उन योजनाओं में चला जाएगा। तो ये 2 वर्ष हमारे लिए काफी बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनौती भरे हैं। और इन 2 वर्षों में अगर हमने इन दोनों के बीच संतुलन बना लिया तो 4.5% को हम लोग हासिल कर पाएंगे। और यही मैं आपको बता दूं एक बात कि इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अभी भी एफआरपीएम कानून, जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एफ बजट आर मैनेजमेंट एक्ट है, जो कि राजकोषीय घाटे के लिए नियंत्रण करने के लिए बनाया गया है, उस कानून में फेरबदल नहीं किया गया है, क्योंकि सरकार को भी मालूम है कि अगले 2 वर्ष में खर्च और कमाई के बीच का जो संतुलन है वो बिठाना आसान। जी सर, बिल्कुल। सर, पिछले 3 वर्षों से कोविड-19, युद्ध और केंद्रीय बैंकों की कठोर नीतियों ने जैसे झटकों ने आगामी वर्षों में वैश्विक मंदी के आसार को जन्म दिया है। जैसा कि आईएमएफ की रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक वैश्विक मंदी के आसार की ओर संकेत करती है। क्या हमारा बजट इन आपदापूर्ण परिस्थितियों से निकलने के लिए कुछ अवसर उपलब्ध कराता है, या यूं कहे कुछ समाधान पेश करता है? देखिए, बजट में जो महत्वपूर्ण मुद्दा आ जाता है कि अगर आप पूंजीगत खर्च बढ़ाते हैं तो वो आपको वैश्विक परिस्थितियों की, विपरीत वैश्विक परिस्थितियों से मदद करने में आपकी मदद करती है। कैसे मदद करती है? क्योंकि सरकार जब 1 रुपए का निवेश करती है पूंजीगत खर्च पर, तो निजी क्षेत्र से उससे निवेश को जो है, जिसको हम लोग तकनीकी भाषा में कहते हैं हैंड होल्डिंग, यानी कि उनको आप आगे लाने में मदद करते हैं। तो जब सरकार अपना खर्च बढ़ाएगी, निजी निवेश सरकार अपना निवेश बढ़ाएगी तो निजी निवेश आने का अनुमान होगा। अगर ये परिस्थिति बनती है तो आपके लिए जो वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनसे निपटने में आपको मदद मिलती है, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि जब विश्व में, खास तौर पर अगर मैं दो क्षेत्र की बात करूं, यूरोप में इस समय में मंदी की बात है, ब्रिटेन में मंदी की बात है, अमेरिका में आंशिक मंदी की सुगबुगाहट है। तो ऐसे में आप अगर विदेशी निवेशक के नजरिए से देखें तो वो निवेशक उन बाजार की तरफ रुख करेंगे जहां पर उनके लिए कमाई की संभावना है। भारत एक मौका वो मुहैया कराता है। अब बजट क्या कर सकता है? बजट उन कारोबारी नीतियों को कितना सरल सहज बनाता है जिससे कारोबारी सुगमता बन सके। तो ये इस बजट में कुछ चीजें हमने देखी, चाहे वो कर प्रावधानों को लेकर के हो, या फिर अलग अलग कानूनों की बात हो, या फिर कारोबार शुरू करने की बात हो, और इसके पहले दिवालिया कानून में भी जो संशोधन किया गया था। तो उन सब चीजों से कारोबारी सुगमता तो बढ़ेगी, लेकिन वैश्विक परिस्थितियों के हिसाब से आप कहें कि नहीं, भारत बिल्कुल बेअसर रहेगा, यह गलत है। और बजट में कुछ उपाय तो हैं, लेकिन हालात और बिगड़े तो इन उपायों का वो असर देखने को मिलेगा। सर, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है इस बजट से लेके, जो मैं बजट पढ़ रहा था तो मैंने उसमें कुछ विश्लेषण करते हुए पाया कि लंबे समय से सरकार ऋण का प्रबंधन मार्केट बोरोइंग से कर रही थी, लेकिन इस बजट में लघु बचत योजनाओं के माध्यम से बोरोइंग पर जोर देती दिखाई दे रही। ये दृष्टिकोण आगामी वर्षों में किस प्रकार से प्रभाव उत्पन्न करेगा? ये एक अच्छी सोच है, क्योंकि देखिए छोटी बचत योजनाओं में होता क्या है कि छोटी बचत योजनाओं में उस तरह की देनदारी नहीं बनती है जिस तरह की देनदारी बाकी डेटेड सिक्योरिटीज में बनती है।
तो छोटी बचत योजनाओं के लिए जो पैसा आता है वो आम लोग जो पैसा देते हैं आपको, उस पैसे को आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं। जैसे आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड देखिए, 15 वर्ष के लिए होता है। किसान विकास पत्र को देखिए, 10 वर्ष के लिए है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को देखिए, 5 साल के लिए है। तो आपके पास एक तय समय के लिए पैसा आ जाता है, और वो पैसे आप राज्यों को उधार देते हैं ताकि राज्य उसका इस्तेमाल अलग अलग कार्यों में कर सके, और वहां से आपको आमदनी भी मिलती है। तो छोटी बचत योजनाएं डेटेड सिक्योरिटीज, यानी कि जो 1 वर्ष से 40 वर्ष की जो प्रतिभूतियां हैं, उनके मुकाबले में ज्यादा बेहतर है। पहला, प्रबंधन आसान होता है। दूसरा, इसकी लागत भी उस तरीके की नहीं होती है जो उनमें देखने को मिलता है, डेटेड सिक्योरिटीज में होता है। लेकिन इसमें परेशानी ये होती है कि उतनी बड़ी रकम जो आप डेटेड सिक्योरिटी से जुटा सकते हैं, वो छोटी बचत योजनाओं से जुटाना संभव नहीं होता है। क्योंकि अगर 15 लाख करोड़ हर साल 12 लाख 15 लाख करोड़ लोग छोटी बचत योजनाओं में डालें, ये जरूरी नहीं है। और एक आशंका यहाँ पर ये भी है कि जब हम नए टैक्स रिजीम की तरफ जा रहे हैं, तो जो लोग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या पब्लिक प्रोविडेंट फंड में या फिर सुकन्या समृद्धि में पैसा लगा रहे थे, उनमें एक आकर्षण उनके लिए कहीं ना कहीं टैक्स सेविंग भी था, यानी कि कर में बचत की भी बात थी। अगर हम कर के बचत को प्रोत्साहित करें, तो एक आशंका ये बनती है कि क्या छोटी बचत योजनाओं में लोग जाएंगे। तो एक तरफ तो आपके लिए ये लागत के हिसाब से और सहूलियत बेहतर है, दूसरी तरफ लोग इसकी तरफ खासतौर पर नए टैक्स रिजिम में, ये भी एक प्रश्न है। तो सोच अच्छी है, अमल होगा इसको लेकर के कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें हैं जिस पर हमको। सर, इस परिचर्चा में आप उन विद्यार्थी के लिए जो इस बार प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको किस पॉइंट पर विशेष ध्यान देना चाहिए, वो अपनी तैयारी को और बेहतर बना सके? क्या सुझाव दोगे उन स्टूडेंटों के लिए? देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो बजट के भाषण को ध्यान से पढ़, क्योंकि बहुत सारे जो प्रश्न आते हैं जहां पर एमसीक्यू होता है, उसमें बजट के भाषण की एक एक पंक्तियां आपके लिए काफी मायने रखती हैं। तो चाहे वो पार्ट ए हो या पार्ट बी हो, पार्ट ए में सरकार का दृष्टिकोण होता है जिसको आपको समझना चाहिए। पार्ट बी में जो कर के प्रावधान होते हैं, उनकी बेसिक चीजों को आप समझ लीजिए। कोई जरूरत नहीं है आपको तकनीकी में जाने का, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चंस में उन तकनीकी में जाने की आपको जरूरत नहीं। दूसरा, सरकार के जो उधारी प्रबंधन का तरीका है, इसको ध्यान से पढ़िए। क्योंकि अब जो है नए नए इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको सोवरिन ग्रीन बॉन्ड के बारे में बताया। बिल्कुल। तो सोवरिन ग्रीन बॉन्ड को समझना होगा कि आखिरकार ये कैसे काम करता है। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में समझना होगा। दूसरा क्या है कि डेटेड सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल के बीच का डिफरेंस क्या होता है, ये जानना होगा। तो ये जो बारीकियां होती हैं, ये आपको बजट के दस्तावेज में नहीं मिलेगी। ये कहाँ मिलेगा आपको? या तो आरबीआई की वेबसाइट पर इतनी डिटेल्स में मिलेगी, या फिर आपको बजट मैनुअल पढ़ना चाहिए। बजट मैनुअल जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की वेबसाइट पर उपलब्ध है, और बजट की जो जितनी तकनीकी बातें होती हैं, उनको आपको समझने में मदद मिलेगी। तीसरी बात जो आपको देखना है, आंकड़ों में जाना होगा। आंकड़ों में खासतौर पर किस पे जाना होगा? सब्सिडी के आंकड़े हैं, या अलग अलग योजनाएं जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, इनके ऊपर जाना होगा। फिर आपको समझना होगा कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बीच अंतर क्या है। फिर आपको समझना होगा कि वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक कितना पैसा किन पैरामीटर्स पे दिया जाता है। तो ये जो जो जिसको कहते हैं ना कि जो बारीकियां होती हैं, बजट भाषण में तो आपको मिलेगा, छोटी छोटी बातें मिलेंगी। लेकिन उसके साथ साथ आपको बजट मैनुअल पढ़ना है, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, और साथ ही साथ अलग अलग जो दस्तावेज आते हैं, अलग अलग विश्लेषण आता है, उसको गंभीरता से पढ़िए। आपको प्रीलिम्स में काफी मदद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपके साथ इस परिचर्चा में जुड़कर अत्यंत सुखद अनुभूति प्राप्त हुई है। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को आपकी परिचर्चा का व्यापक लाभ प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।